एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक दैट इज़ साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म। नाम से ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग क्या मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो आवर मेजर सब्जेक्ट इज़ बाइलिंगुअलिज्म एंड द रेफरेंस इज़ मल्टीपल वॉइसेस एंड इंट्रोडक्शन टू बाइलिंगुअलिज्म। ये बुक का नाम है, इस बुक का चैप्टर 10 है जिसका नाम है साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म। तो जब हम चैप्टर के टॉपिक को देखते हैं, टाइटल देखते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म, तो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक है साइकोलिंग्विस्टिक्स और दूसरा है बाइलिंगुअलिज्म, बीच में लगा है कंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए साइकोलिंग्विस्टिक्स और बाइलिंगुअलिज्म को जब हम समझेंगे तभी हमें पूरा चैप्टर सही तरह से, तभी हम पूरे चैप्टर को सही तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज बाइलिंगुअलिज्म. But before formally starting, if you are new on the channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो what is psycholinguistics? नाम से ही पता लगता है, psycho means something that is related to our brain और linguistics मतलब study of language। तो हम psycholinguistics में क्या करते हैं, लैंग्वेज को ही स्टडी करते हैं लेकिन उसको ब्रेन के साथ रिलेट करा के स्टडी करते हैं। यानी कि हम इसमें यह स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह से प्रोसेस हो रही है, किस तरह से एक्वायर हो रही है और हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें चिल्ड्रन को भी स्टडी किया जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। और इसमें एक ये भी बात स्टडी होती है कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, और बाइलिंगुअलिज्म, बाई मतलब टू या मोर देन टू, और लिंग्विलिज्म ठीक है द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ठीक है, या टू से ज़्यादा। तो स्पीकर्स, bilingual speakers can switch between the two languages without difficulty and often have advanced language skills in both languages. Bilingualism can also refer to the situation where two languages are regularly used in a community or in family. तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं फ्लुएंटली या फिर नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस के साथ, तो यू आर बाइलिंगुअल्स। ठीक है, दिस इज मीन व्हाट वी कॉल एज बाइलिंगुअलिज्म। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है उसमें हमें जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, फोकस, साइकोलिंग्विस्टिक्स और बाइलिंगुअलिज्म का फोकस क्या होता है। इनका फोकस ये होता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ प्रोड्यूस्ड एंड अंडरस्टूड, कि लैंग्वेज हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं और अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात की है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मतलब है लैंग्वेज का प्रोसेस हो जाना हमारे माइंड में। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ कवर टर्म फॉर बोथ कंपेरिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। मोस्ट स्टडीज़ बाय साइकोलिंग्विस्टिक्स आर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। और फिर जो है ना लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए, हमारे ब्रेन और लैंग्वेज का क्या कनेक्शन है इस बात को समझने के लिए साइकोलिंग्विस्टिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, देन कम्स रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब वो टाइम जिसमें आप किसी बात पे, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स या बाइलिंगुअलिज्म के अंदर जब हम रिएक्शन टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाउ क्विकली कैन यू रिपोर्ट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन रिमेंबर। आप कितना जल्दी जितने आपको वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं वो बोल सकते हैं। यानी कि जब सपोज़ कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, आपके जहन में जो वोकैबुलरी है, वर्ड्स है, उनको यूज़ करते हुए कितने टाइम में उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक हो गया। वेयर इज लैंग्वेज इन द बाइलिंगुअल ब्रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि बाइलिंगुअल ब्रेन, ठीक है, मोनोलिंगुअल्स के ब्रेन में तो एक ही लैंग्वेज होगी, ठीक है, समझ आ गई, लेकिन वो इंडिविजुअल्स जो कि बाइलिंगुअल हैं, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, उनके ब्रेन के अंदर लैंग्वेज कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज कैपेसिटीज़ इन जनरल आर लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो स्टडीज़, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये शो करती हैं कि लैंग्वेज या लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं वो इंसान के ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले पार्ट में लोकेटेड होती है, वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सब ही इंसानों के जहन में जो है ना लेफ़्ट हेमिस्फीयर में पाई जाएँ। कुछ लेफ़्ट हैंडेड लोगों के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, इस लोकेशन को लेके, या फिर कुछ जो है ना एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनस के लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स आ सकती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होते या फिर जिनके अंदर कोई मतलब काइंड ऑफ स्पेशल पर्सनस होते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली एंड लेट बाइलिंगुअल्स रिगार्डिंग एरिया ऑफ ब्रेन दैट सीम टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, कुछ बाइलिंगुअल जैसे होते हैं जो कि
अर्ली जल्दी से बाइलिंगुअलिज्म सीख लेते हैं, कुछ लोग फिर लेट बाइलिंगुअल्स होते हैं। तो इनमें भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है कि उनकी लैंग्वेज है ना उनके ब्रेन के अंदर कहाँ पाई जाती है। लेकिन जनरली जब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे या फिर जनरली ये जब पूछा जाता है कि लैंग्वेज बाइलिंगुअल ब्रेन के अंदर कहाँ लोकेट होती है, तो इसका ये आंसर होगा कि इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म के अंदर क्या थीम्स है? देयर आर 5 बेसिक थीम्स। ठीक है, सबसे पहला थीम ये है कि दे इंक्लूड द नेचर ऑफ बाइलिंगुअल लेक्सिकॉन, यानी कि इंसान के जहन के अंदर क्या होता है कि बाइलिंगुअल लेक्सिकॉन होता है। ठीक है, इंसान के जहन के अंदर हर लैंग्वेज के लिए अलग लेक्सिकॉन होता है, जिसके अंदर उसकी जो लेक्सिम्स है, वोकैबलरी है, वर्ड्स हैं, वो सारे उसके अंदर स्टोर हुए होते हैं। वेदर बाइलिंगुअल्स है वन कॉमन लेक्सिकॉन और सेपरेट वन फॉर ईच लैंग्वेज। यहाँ पे फिर एक थीम ये आता है कि कुछ बाइलिंगुअल्स के लिए उनके जहन के अंदर उनके सपोज 2 लैंग्वेजेस हैं तो दोनों के लिए अलग अलग लेक्सिकॉन होता है, लेकिन कुछ बाइलिंगुअल्स के लिए दोनों के लिए जो है ना दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए सेम लेक्सिकॉन होता है। तो ये दूसरा और तीसरा थीम, ठीक है, दोनों को मिला के लिखा गया है कि कॉमन लेक्सिकॉन हो रहा है बाइलिंगुअल्स के जहन में या फिर सेपरेट लेक्सिकॉन पाया जाता है। Whether synonyms in both languages are activated when a speaker wants to use a word in language. Suppose हम किसी लैंग्वेज में कोई वर्ड यूज़ करें, ठीक है, कोई synonym वाला वर्ड। सपोज हमारे जहन में नहीं बल्कि हम लैंग्वेज यूज़ करते हुए एक synonym यूज़ करते हैं हाउस का synonym होम भी है। ठीक है, बोथ आर synonyms। तो एक सिचुएशन वो आती है जब बंदा हाउस बोले तो उसके जहन के अंदर उसी टाइम पे होम का कॉन्सेप्ट भी मौजूद हो। लेकिन बाज़ बाइलिंगुअल्स ऐसे होते हैं कि जो एक सिनोनिम वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसका जो दूसरा सिनोनिम है वो उनके जहन में उस वक्त मौजूद नहीं होता है। यानी कि अगर कोई बाइलिंगुअल कहे होम तो उसी टाइम पे उसके जहन के अंदर हाउस वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी थर्ड और फोर्थ थीम के कुछ बाइलिंगुअल्स के अंदर दोनों सिनोनिम्स एक्टिवेटेड होते हैं एट अ टाइम, जबकि कुछ बाइलिंगुअल्स के अंदर दोनों सिनोनिम्स एट अ टाइम एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, बल्कि एक ही सिनोनिम एक टाइम पे एक्टिवेटेड होता है। क्लासीफाइंग बाइलिंगुअल्स को किस तरह से क्लासीफाई करें, उसके लिए हमने 3 डिफरेंट पैटर्न्स रखे हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाइलिंगुअल्स को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बेस पे करेंगे। जब इन्वायरमेंट के बेस पे बाइलिंगुअल्स को क्लासीफाई करते हैं तो 2 तरह के बाइलिंगुअल्स की कैटेगरीज हमें मिलती है। द फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स और दूसरा है कंपाउंड बाइलिंगुअल्स। कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स ऐसे बाइलिंगुअल्स को कहते हैं जिन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हैं, जिसकी वजह से उनके जहन के अंदर हर लैंग्वेज की अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने शुरू में अपने घर पे अपनी मदर टंग सीखी, ठीक है, आपकी नेटिव लैंग्वेज सीखी, फिर आप स्टडीज़ के लिए थोड़े बड़े होकर किसी और दूसरे सिटी चले गए, वहाँ जाके फिर आपने एक लैंग्वेज सीखी, फिर वहाँ से भी हायर स्टडीज़ के लिए फिर किसी और कंट्री चले गए, तो आपने ये जो 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट्स में जो 3 लैंग्वेजेस डिफरेंट सीखी है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है इसलिए आपकी जहन के अंदर इन लैंग्वेजेस की रिप्रेजेंटेशंस भी अलग अलग होगी। तो इस तरह के बाइलिंगुअल्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स। और कंपाउंड बाइलिंगुअल्स ऐसे बाइलिंगुअल्स होते हैं जिन्होंने सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेजेस को एक्वायर किया हुआ होता है, इसीलिए उनके जहन के अंदर इन सब लैंग्वेजेस की एक ही जगह पे रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, आपने जो है ना अपनी नेटिव लैंग्वेज भी उसी जगह पे सीखी है, फिर आपने अपनी उसके बाद वाली स्टडीज़ भी, हायर स्टडीज़ भी जब आपने एक ही जगह पे की हैं, एक ही जगह आप रहे हैं, वहीं से आपने 2 या 3 लैंग्वेजेस लर्न की हैं, तो उन सब का क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है तो आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगी और आप तब कहलाए जाएंगे कंपाउंड बाइलिंगुअल। तो इन्वायरमेंट के बेस पे 2 कैटेगरीज आ गई, कोऑर्डिनेट और कंपाउंड बाइलिंगुअल्स। उसके बाद हम एक्टिवेशन के बेस पे करें कि वो कितना एक्टिवली वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो इस बेस पे भी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक्टिव बाइलिंगुअल्स और पैसिव बाइलिंगुअल्स। एक्टिव बाइलिंगुअल्स वो बाइलिंगुअल्स हो गए जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस को बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव बाइलिंगुअल्स ऐसे बाइलिंगुअल्स हो गए जो कि दोनों लैंग्वेजेस में से क्या करते हैं, एक ही यानी कि हिज और हर L2 को या फिर L1 को, उन दोनों में से एक को चूज़ करते हैं, उसी एक को अंडरस्टैंड करते हैं और उसी एक को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के बाइलिंगुअल्स को कहते हैं पैसिव बाइलिंगुअल्स, जिनके अंदर दोनों लैंग्वेजेस तो हैं लेकिन एक लैंग्वेज पैसिव फॉर्म में है, यानी कि वो लैंग्वेज काम नहीं कर रही है, वो लैंग्वेज वो बंदा यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस के बेस पे करें कि वो बंदा किस सीक्वेंस में लैंग्वेजेस को सीख रहा है, तो इस सीक्वेंस पे भी वंस अगेन 2 कैटेगरीज हैं।
एक सीक्वेंशियल बाइलिंगुअल्स और साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स। सीक्वेंशियल बाइलिंगुअल्स ऐसे बाइलिंगुअल्स को कहते हैं जो सीक्वेंस में लैंग्वेज लर्न करें, ठीक है। सीक्वेंशियल मतलब कोई भी चीज़ जो सीक्वेंस में हो। तो ये किस तरह से लैंग्वेज लर्न करते हैं कि दे एक्वायर वन लैंग्वेज आफ्टर द अदर। पहले एक लैंग्वेज एक्वायर करेंगे, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज एक्वायर करेंगे, उसके बाद एक और लैंग्वेज है तो उसको फिर उसके बाद एक्वायर करेंगे। तो जो इस तरह सीक्वेंस में लैंग्वेज एक्वायर करते हैं उनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल बाइलिंगुअल्स। और साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स, साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे बाइलिंगुअल्स जो कि एक ही टाइम पे 2, 3 या जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको एक ही टाइम पे सीख रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स। तो ओवरऑल देयर आर 6 कैटेगरीज एंड 6 टाइप्स ऑफ बाइलिंगुअल्स, जिनको हमने 3 डिफरेंट बेसिस पे कैटेगराइज किया है, ठीक है। वैलिडिटी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजीज, इसमें हम ये बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से होती हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स और बाइलिंगुअलिज्म्स को स्टडी करने के लिए, और उनकी क्या वैलिडिटी है, किस हद तक वो लैंग्वेजेस वो रिसर्चेज जो है वो एक्यूरेट या वैलिड हो सकती हैं। साइकोलिंग्विस्ट स्टडीइंग लैंग्वेज ऑफन यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज, ठीक है। वो साइकोलिंग्विस्ट जो कि लैंग्वेज को स्टडी करें वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखते हैं, यानी कि वो अपने रिसर्चेज ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए करते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल लेबॉर्ट्री सेटिंग होगी, ठीक है, उनके प्रॉपर रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, अरेंज स्टिमुलाई होगा, इस तरह से। द फोकस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन नॉर्मल बाइलिंगुअल्स हैज़ बीन मेनली ऑन सिंगल वर्ड्स। ज़्यादातर हिस्ट्री में ये हुआ है कि नॉर्मल बाइलिंगुअल्स पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो जो है ना सिंगल वर्ड या फिर ज़्यादातर कंक्रीट वर्ड, उनके एट्रीब्यूट्स, इस तरह के वर्ड्स पे जो है ना उनका एक्सपेरिमेंट हुआ है। यानी कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स इस तरह की हुई हैं कि जहाँ पे नॉर्मल बाइलिंगुअल्स को पार्टिसिपेंट्स लिया गया है और उन पे जो है ना सिर्फ सिंगल वर्ड्स के बारे में ही रिसर्च हुआ है, ठीक है। सपोज कलर्स, इस तरह के सिंगल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन पे रिसर्च हुआ है हिस्ट्री में। स्टडीज़ ऑफ बाइलिंगुअल स्पीच इन नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस, स्पेसिफिकली कोड स्विचिंग, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू बाइलिंगुअल लैंग्वेज प्रोडक्शन। यानी कि बाइलिंगुअल स्पीच की जो स्टडीज़ हैं, बाइलिंगुअल्स किस तरह से स्पीच को प्रोड्यूस या अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें जो है ना नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस में स्टडीज़ की गई हैं कि नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस, ठीक है, जहाँ पे मतलब नेचुरल सेटिंग हो, जहाँ पे कोई बाहर का कोई एलिमेंट या फिर फैक्टर वगैरह रीइंफोर्स ना हुआ हो। और स्पेशली कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग से मतलब है जब हम अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्विच करते हैं। सपोज़ आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, कभी उर्दू बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टीचर कोड स्विचिंग करें, ठीक है, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। इन सब चीज़ों पे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स और मेथडोलॉजीज़ के अंदर फोकस हुआ है, ठीक है। बाइलिंगुअल्स रेयरली हैव इक्वल प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। बाइलिंगुअल्स बहुत कम ऐसा होता है कि बाइलिंगुअल्स के दोनों लैंग्वेजेस में इक्वल प्रोफिशिएंसी हो। अगर आप भी बाइलिंगुअल्स हैं ना तो आपने नोटिस किया होगा कि आप 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो दोनों में आपकी प्रोफिशिएंसी सेम नहीं होगी। एक लैंग्वेज आपको ईजिली आ जाएगी, आप उसमें ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे, जबकि दूसरी लैंग्वेज जो है वो उसकी निस्बत कम, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होगी। एंड देयर डोमिनेटेड लैंग्वेज में वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स। देखिए, डोमिनेटेड लैंग्वेज या डोमिनेंट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा है। तो डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे इस डिपेंड करती है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कंडीशंस या फिर करंट यूजेज पैटर्न, इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे आपकी जो लैंग्वेज है वो डोमिनेंट बन जाती है, ठीक है। सपोज़ आप घर पे नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल या यूनिवर्सिटी या अपने प्रोफेशन में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपका घर पे ज़्यादा रुकना होता है तो आप नेटिव में ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे। नहीं, अगर आपका बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी और ऑफिस वगैरह में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो तब आपकी डोमिनेंट लैंग्वेज हो सकता है कि नेटिव लैंग्वेज ना हो बल्कि आपकी इंग्लिश हो। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमारी कौन सी लैंग्वेज डोमिनेंट होगी, ठीक है। द मेंटल लेक्सिकॉन, while humans may all think alike, there is a distinction between thought and language। ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि ह्यूमन जो हैं वो सारे वो थिंक अलाइक, उनकी थिंकिंग सेम हो, लेकिन फिर भी थॉट और लैंग्वेज के अंदर जो है ना इंसान की क्या होती है, डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। व्हेन पीपल स्पीक दे डू सो इन सम टर्म्स in terms of a specific language which can differ significantly in how it refers to objects and concepts। जब भी लोग बोलते हैं ना तो तब हमें जो है ना उन डिस्टिंक्शंस का ज़्यादा पता लग रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट को किस तरह से रेफ़र कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए।
The Whorfian hypothesis, also known as pair-Whorf hypothesis, explores the relationship between the structure of specific language and how its speakers conceptualize the world. ये जो वॉर्फियन हाइपोथेसिस है या फिर जिसको स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस कहा जाता है, ये हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि लैंग्वेज और हमारे कॉन्सेप्ट में, यानी कि हम दुनिया के बारे में क्या कॉन्सेप्चुअलाइज हमने अपने जहन में किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती है. द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट अ पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय द लैंग्वेज. यह हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि हम दुनिया को किस तरह से समझते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, हमारा वर्जन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वर्ल्ड को लेके, वो हमारी लैंग्वेज की वजह से कंट्रोल होती है. यानी कि इसने कहा कि हम जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसी तरह की परसेप्शंस हमारे जहन में होंगी. Some weaker versions of Whorfian hypothesis propose that differences exist in how bilinguals conceptualize the world. फिर एक वीकर वर्जन इस हाइपोथेसिस का ये भी है कि ये हमें ये बताती है कि बाइलिंगुअल्स किस तरह से वर्ल्ड को कंसेप्चुअलाइज करते हैं. इसमें जो है ना डिफरेंसेस हमें मिलती हैं, ये कहा है इस हाइपोथेसिस ने. ठीक हो गया. मेंटल लेक्सिकन. व्हाइल लैंग्वेजेस में इन्फ्लुएंस हाउ थॉट्स एंड इंटेंशंस आर एक्सप्रेस्ड, मतलब लैंग्वेज जो है ना वो इस बात पे इन्फ्लुएंस करती है कि हम अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस और अपने पर्सपेक्टिव्स को किस तरह से एक्सप्रेस करें. लिंग्विस्टिकली दे डू नॉट अपीयर टू शेप द एक्चुअल थॉट. लेकिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ही हमारे अंदर थॉट को डिवेलप करे, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है. हम अपने थॉट को लैंग्वेज के ज़रिए पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ही पूरी तरह से हमारे थॉट पे कंट्रोल करे या फिर उसको शेप करे. The mental lexicon and lemmas. Once beyond the level of concepts and at the level underlying actual language and lemmas are language specific. For example, pictures can stand for concept. lemmas का मतलब है कोई भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि picture can stand for concept. ठीक है, हमारे जहन में कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको हम किसी पिक्चर में ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, तो मतलब ये कि वो पिक्चर जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्या कर रही है, मिरर करी, यानी कि वो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है. तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है लेमाज. कंसेप्ट मेडिएशन. J. Groot found that fluent bilinguals translate concrete words more quickly than abstract words. फिर जो है ना कंसेप्ट मेडिटेशन का एक यहाँ पे आइडिया है जो कि डी ग्रोथ ने दिया था. इन्होंने ये कहा कि फ्लुएंट बाइलिंगुअल्स, ऐसे बाइलिंगुअल्स जो कि लैंग्वेजेस के अंदर फ्लुएंट है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि वो कंक्रीट वर्ड्स को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं मोर देन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के मुकाबले में कंक्रीट वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि किसी कॉन्सेप्ट या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से रिलेटेड हैं, लेकिन कॉन्क्रीट वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी कॉन्क्रीट थिंग का नाम है. ठीक है, अगर हम कहें पेन तो वो कंक्रीट है, लेकिन अगर हम कहें हैट्रेड तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो उन्होंने कहा कि कॉन्क्रीट वर्ड्स को बाइलिंगुअल्स इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को इतना इजीली नहीं ट्रांसलेट कर सकते. सजेस्टिंग ग्रेटर ओवरलैप ऑफ कंसेप्चुअल फीचर्स. इसका क्या मतलब है, इस बात को बेस रखते हुए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कॉन्सेप्चुअल फीचर्स के अंदर ओवरलैप आ रहा है. ठीक है, यानी कि ट्रांसलेट मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, अगर मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में प्रोफिशेंट हूँ तो अगर मुझे उर्दू में पेन कहा जाए, तो अगर उर्दू में जो है ना किसी चीज़ का नाम लिया जाए तो उसको इंग्लिश में मैं ईजिली और अच्छी तरह से डायरेक्टली ट्रांसलेट कर पाऊंगी. वो इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर ओवरलैप्स आ रहे हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरा सेम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है. उसी कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा उर्दू में एक दफ़ा इंग्लिश में बोलना है, तो कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग की वजह से ये चीज़ होती है कि बाइलिंगुअल्स ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए. लेवल्स ऑफ एक्टिवेशन. लेवल्स ऑफ एक्टिवेशन का ये मतलब है कि बाइलिंगुअल्स के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो कितने एक्टिव हैं, वो बाइलिंगुअल उन लैंग्वेजेस को कितना एक्टिवली यूज़ कर रहा है. ठीक है, इट रेफर्स टू हाउ क्विकली और इजीली अ बाइलिंगुअल पर्सन स्विच देयर लैंग्वेज. और ये इस बात को भी रेफर कर रहा है कि कितना ईजिली और कितना आसानी से जो है ना, कितना ईजिली और कितना क्विकली एक बाइलिंगुअल अपनी लैंग्वेज को स्विच कर सकता है. सपोज आप टीचर हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप लैंग्वेज स्विच करेंगे. ठीक है, ज़रूरत की बिना पे, ज़रूरत के बेस पे आप उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू स्विच करेंगे. तो फिर लेवल ऑफ एक्टिवेशन का मतलब ये है कि आप जितना ईजिली और अच्छी तरह से लैंग्वेज को स्विच कर सकेंगे उतनी आपकी लेवल ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है. और ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है. पता है, कॉन्टेक्स्ट की वजह से ही हमारी लेवल ऑफ एक्टिवेशन बढ़ भी सकती है, कम भी सकती है, कम भी हो सकती है. सपोज़ हम घर पे हैं, ठीक है, घर पे अपने फैमिली से हम डिस्कशन करें, तो वहाँ पे हम लोग कोड स्विचिंग करेंगे नहीं, हम लोग अनकॉन्शियसली भी वहाँ पे हमारी कोड स्विचिंग नहीं होगी. लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं
पढ़ा रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे जो है ना अनकॉन्शियसली भी हमारी कोड स्विचिंग हो जाएगी खुद ब खुद। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट की वजह से हमारी लेवल ऑफ एक्टिवेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टडीज़ जो पहले हुई थी वो ये कहते हैं कि बायलिंगुअल्स जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस को एट टाइम एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ नए स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एट अ टाइम बायलिंगुअल के दोनों लैंग्वेजेस एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री डिफरेंट होगी। एक लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होगा एट अ टाइम और दूसरी लैंग्वेज थोड़ी सी कम एक्टिव होगी। तो डिग्री ऑफ एक्टिवेशन चेंज करती है, लेकिन एट अ टाइम दोनों लैंग्वेजेस एक्टिव हो सकते हैं। आइडिया ऑफ स्विचिंग एमर्ज्ड इन बायलिंगुअल्स माइंड। फिर बायलिंगुअल के माइंड के अंदर आइडिया ऑफ स्विचिंग जितना जल्दी आएगा, जितना इजीली आएगा, उतनी उसकी लेवल ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर एग्जांपल है जो मैंने आपको दे दी। ग्रॉसचेन मॉडल। ग्रॉसचेन मॉडल एक मॉडल है जो हमें ये बताती है कि चेंज ऑफ मोनोलिंगुअल मोड टुवर्ड्स बायलिंगुअल मोड इन बायलिंगुअलिज्म डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकर। एक मोनोलिंगुअल मोड है, ठीक है, जिस मोड में हम लोग एक ही लैंग्वेज को बोल रहे हैं। फिर अचानक से एक बायलिंगुअल मोड आता है जहाँ पे हम उस लैंग्वेज को स्विच करते हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेज को साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मॉडल हमें ये बताती है कि मोनोलिंगुअल से बायलिंगुअल की तरफ कन्वर्ट होना, वो कन्वर्ट नहीं कि बचपन में हम मोनोलिंगुअल थे, बड़े होकर बायलिंगुअल बन गए, ये वाला नहीं, बल्कि एक ही क्लास है उसी के अंदर हम पढ़ा रहे हैं। तो शुरू में हम एक ही लैंग्वेज यूज़ करते आ रहे थे, फिर बीच में आके हमने दोनों लैंग्वेजेस को हम यूज़ करने लग पड़े। तो इसका मतलब है शुरू वाला मोड मोनोलिंगुअल था, जहाँ से हमने स्विच किया वहाँ के बाद वाला मोड बायलिंगुअल मोड है। तो फिर ये कहते हैं कि मोनोलिंगुअल से लेके बायलिंगुअल तक जो हम स्विच करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सिचुएशन एंड प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। सिचुएशन और प्रोफिशिएंसी। सिचुएशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है अगर बंदा दो लैंग्वेजेस से दोनों में प्रोफिशिएंट है तभी स्विच करेगा ना। अगर वो उर्दू बोल रहा है, उसको पता है कि उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है या वो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो वो क्यों स्विच करेगा? वो तभी स्विच करेगा जब वो प्रोफिशिएंट होगा। तो प्रोफिशिएंसी और सिचुएशन दोनों ही क्या करती हैं? हमारे कोड स्विचिंग पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। लेक्सिकल डिसीजन टास्क्स। टाइप ऑफ वर्ड रिकग्निशन टास्क। ये जो है ना टास्क्स होते हैं कि जिनके ज़रिए हम मोनोलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म या साइकोलिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा टास्क होता है कि जिसमें वर्ड रिकग्निशन करनी होती है। ठीक है, अल्फाज को रिकग्नाइज, उनको पहचानना होता है, इन्वॉल्विंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर हमारी कॉम्प्रीहेंशन भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है। लेक्सिकल डिसीजन टास्क कैन, लेक्सिकल डिसीजन से मुराद यही है ना कि लेक्सिकल कोई भी मीनिंगफुल वर्ड है उसको देख के हम ये डिसाइड करें कि वो वर्ड किस तरह का है, डिसाइड करना, रिकग्नाइज करना, तो इसको हम कहेंगे लेक्सिकल डिसीजन टास्क। इट कैन कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग वर्ड्स फ्रॉम ओनली वन लैंग्वेज और फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेजेस। वर्ड कैन बी प्रेजेंटेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और इन पिक्चर। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। ये काइंड ऑफ ना टास्क है, गेम या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी है जिसमें जो है ना वर्ड्स को शो किया जाता है। ठीक है, एट अ टाइम, मतलब ये देखने के लिए कि एट अ टाइम आप कितने वर्ड्स आपके जहन में हैं। तो इसको किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो किया जा सकता है, किसी पिक्चर के ज़रिए भी शो किया जा सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि एक ही टाइम पे हम कितने वर्ड्स बोल सकते हैं या कितने वर्ड्स समझ सकते हैं, कितने वर्ड्स को हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये वर्ड इस लैंग्वेज का है, इसकी ये मीनिंग है, ये नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, क्या है। इस तरह से हम जो डिसाइड करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें है स्पीड, यानी कि हम किस स्पीड के साथ कॉग्निशन हमारी होती है या फिर किस स्पीड के साथ हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम कितना फ्रीक्वेंटली वो लैंग्वेज या वो वर्ड यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करती है। स्टिमुलस भी मैटर करती है कि हमें किस तरह का वर्ड दिखाया जा रहा है, किस तरह की पिक्चर दिखाई जा रही है। उसके बाद वर्ड और नॉन वर्ड इफेक्ट्स। व्हेन nonsense words, for example clerk, are flashed on screen, they are generally rejected pretty quickly। यानी कि नॉन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स के जिनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है, जो किसी कैटेगरी से रिलेट नहीं करते हैं, ऐसे वर्ड सपोज वो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो जब हम पार्टिसिपेंट को ऐसा वर्ड दिखाएंगे ना तो वो ईजिली उसको रिजेक्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा वर्ड जिसकी कोई मीनिंग है उसको रिकग्नाइज़ करने में, उसको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जिन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है उसको रिजेक्ट करने में कम टाइम लगता है इस एक्टिविटी के अंदर। दूसरा है लेक्सिकल एक्सेस टास्क, यानी कि लेक्सिकल जो वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं, उन तक कितना जल्दी आप एक्सेस पा सकते हैं। इन कॉम्प्रीहेंशन टास्क और प्रोडक्शन टास्क whether the speaker is monolingual or bilingual makes a difference। इस टास्क में ये बात भी अफेक्ट करती है कि वो जो स्पीकर है वो मोनोलिंगुअल है या बायलिंगुअल है। मोनोलिंगुअल्स इस टाइम पे ना ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि उनके पास एक ही लैंग्वेज है, तो उनके लिए ईजिली उसको यूज़ करना आ जाएगा। लेकिन बायलिंगुअल है ना, तो पहले उनको कैटेगराइज करना होगा कि ये वर्ड इस लैंग्वेज का है, वो वर्ड उस लैंग्वेज का है, फिर उसने वहाँ तक एक्सेस लेना है। तो फिर बायलिंगुअल्स के लिए इसमें थोड़ा सा
टाइम लगता है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम यानी कि ज़्यादा होता है। फिर मॉडल्स हमारे पास कुछ हैं कि जिनके ज़रिए हम साइकोलिंग्विस्टिक्स और बाइलिंगुअलिज्म के कनेक्शन को समझ सकते हैं। सबसे पहले है डेल मॉडल। वैसे तो ये डेल मॉडल है, लेकिन ETAL एट ऑल हम तब लगाते हैं जब उस रिसर्च के अंदर या उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 या 6 से ज़्यादा लोग हों और उन सब का नाम हम नहीं लिख सकें, तो तब हम एक के साथ डेल एट ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो डेल एट ऑल ये एक ऐसा मॉडल है कि जिसको हम स्पीकिंग मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर कंसेप्चुअलाइजेशन, फॉर्मुलेशन और आर्टिकुलेशन आती है। कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब जहन में कॉन्सेप्ट बनाना, फॉर्मुलेशन मतलब वर्ड्स को फॉर्म करना, आर्टिकुलेशन फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए स्पीच आर्टिकुलेट करना यानी कि बोलना। सपोज़ पहले हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई किताब हमने पढ़नी है, फिर उसके लिए हमने वर्ड्स फॉर्मुलेट किए, अपने जहन के अंदर वर्ड्स हमने सिग्निफाई किए कि रीड और बुक, फिर उसके बाद हमने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आर्टिकुलेट किया यानी कि बोल दिया कि आई रीड अ बुक। तो ये मॉडल हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है जिनके ज़रिए हम स्पीकिंग करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पीकिंग मॉडल। उसके बाद मॉडल है द इनहिबिटरी कंट्रोल मॉडल। बाइलिंगुअल्स हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट रेलेवेंट लैंग्वेज एंड इनहिबिट इररेलेवेंट, यानी कि ये मॉडल हमें ये बताती है कि बाइलिंगुअल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रेलिवेंट लैंग्वेज को सेलेक्ट करे और इररिलेवेंट लैंग्वेज को इनहिबिट करे या फिर उसको सेलेक्ट ना करें। अब देखिए, सपोज़ आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑफिस जा रहे हैं किसी टीचर से बात करने के लिए, स्पेशली किसी डीन या किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के इस तरह के टीचर से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप जाते हैं ना, तो अनकॉन्शियसली भी आप क्या करते हैं, थोड़ी सी अच्छी वाली लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में ये मॉडल बताती है कि बाइलिंगुअल्स के जहन में ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली और ख़ुद ब खुद कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए रेलेवेंट लैंग्वेज को सेलेक्ट करती है, ठीक है। वैसे तो ब्रेन के अंदर दोनों लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन हमने किस लैंग्वेज को एक्टिवेट करना है ये फिर लैंग्वेज सिलेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। द रिवाइज्ड हायरार्किकल मॉडल, ये मॉडल हमें किस बारे में बताती है। द रिवाइज्ड हायरार्किकल मॉडल ऑफ क्रॉल एंड स्टीवर्ट एक्सप्लेन दैट बाइलिंगुअल्स एक्सेस एंड प्रोसेस वर्ड्स डिफरेंटली इन देयर फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। ये हमें ये बताती है कि जो बाइलिंगुअल्स होते हैं वो जो है ना, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के अंदर डिफरेंट तरह से वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के वर्ड्स के प्रोसेस का जो टेक्निक होगा वो डिफरेंट होगा, हमारी सेकंड लैंग्वेज के लिए जो वर्ड्स का प्रोसेस टेक्निक या तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये मॉडल जो है ना L1 को प्रीफरेंस देती है और ये कहती है कि L1 के जो हमारे वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, यानी कि L1 के अंदर हम इजीली वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि L2 के अंदर प्रोफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती है, उसको बाद में समझते हैं, तो इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होती है कॉन्सेप्ट और वर्ड्स के दरमियान। दैट इज़ फॉर वेरी प्रोफिशिएंट बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन, मतलब कभी कभी जो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट बाइलिंगुअल्स होंगे उनके लिए ये हो सकता है। कहा है इस मॉडल ने, किस मॉडल ने, द रिवाइज्ड हायरार्किकल मॉडल। इसमें हायरार्की हो गई ना, हायरार्की का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको आप लेवल्स देते हैं, एक ऊपर एक नीचे फिर नीचे, इस तरह डिफरेंट लेवल्स पे रखते हैं। तो इस मॉडल ने भी क्या किया है, लैंग्वेजेस को रिवाइज करके उनको हायरार्की बनाई है कि पहले L1 की ज़्यादा कनेक्शन होगी वर्ड्स और कंसेप्ट्स में, L2 की उससे कम होगी, उसके बाद उससे कम होगी। तो इस तरह हायरार्की बनाई है, इसलिए इस मॉडल को कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। द बाइलिंगुअल इंटरैक्टिव एक्टिवेशन मॉडल, ऑल्सो बॉटम अप मॉडल, इसको बॉटम अप मॉडल भी कहा जाता है। बॉटम अप हम तब यूज़ करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, कम लेवल से शुरू करके ऊपर वाले लेवल्स की तरफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद एक्टिवेटिंग द फोनोलॉजिकल एंड ऑर्थोग्राफिक फीचर्स। इसमें देखें बॉटम अप से ही यही मुराद है कि ये लैंग्वेज, ये मॉडल हमें ये बताती है कि जब भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं, समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बॉटम लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे कम लेवल से शुरू करते हैं, फिर हम लोग हायर लेवल्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले साउंड्स और लेटर्स को पढ़ेंगे, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ्स, फिर पूरे एसेज, फिर पूरी किताबें। तो यानी कि छोटी चीज़ से लेके हम लोग अप यानी कि ऊपर की तरफ हायर या कॉम्प्लेक्स लेवल्स की तरफ जाते हैं। इसका एजम्पशन ये है कि लेक्सिकल एक्सेस टू बोथ लैंग्वेजेस अकर्स एट द सेम टाइम। ये कहते हैं कि लेक्सिकल एक्सेस यानी कि हम अपने जहन के अंदर एट अ टाइम या फिर किसी भी टाइम में वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, वर्ड्स को पा सकते हैं कि नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारे जहन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है लेकिन हमें उसके लिए ना प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से सोचते हैं या थोड़े से स्टक हो जाते हैं, स्पेशली स्पीच में ना, तो उसको हम कहते हैं लेक्सिकल एक्सेस। तो जिन लोगों का लेक्सिकल एक्सेस ज़्यादा होगा ना, उनको ईजिली वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनका लेक्सिकल एक्सेस कम होगा उनको ये होगा कि उनके जहन में तो है लेकिन उनके मुंह में नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। दिस मॉडल हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ बाइलिंगुअल आर एबल टू प्रोसेस वर्ड्स इन बोथ लैंग्वेजेस। ये मॉडल हमें इस बारे में बताती है कि बाइलिंगुअल जो है वो अपने दोनों लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह से वर्ड्स वगैरह को प्रोसेस करते हैं साइमल्टेनियसली। आगे एग्जाम्पल है,
मतलब इसमें ना मैं जनरल ओवरव्यू दूंगी, बाकी अंदर जो लिखी हुई चीज़ है उसको याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो आप याद कर लें, ठीक है। देन कम्स मेमोरी। मेमोरी का मतलब है याद, या फिर जहाँ पे चीज़ें वगैरह स्टोर होती हैं, ठीक है, हमारे जहन का स्टोर रूम मेमोरी। मेमोरी इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन द ब्रेन एंड ब्रेन आफ्टर लर्निंग और एक्सपीरियंस इन समथिंग। लेकिन ना मेमोरी ऐसा नहीं है कि मेमोरी कोई स्टोर रूम हो जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, बल्कि मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, एक प्रोसेस है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी नई चीज़ को सीख रहे होते हैं। सपोज़ हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तब से पहले और अभी हम पढ़ रहे हैं तब के बाद, यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ज़रिए हमने इस चीज़ को याद किया तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी, ठीक है। द ब्रेन अंडरगोज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इन सर्टेन एरियाज एसोसिएटेड विद मेमोरी स्टोरेज एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हमारे ब्रेन के अंदर ना कुछ एरियाज़ होते हैं जो मेमोरी और कॉग्निटिव प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई होते हैं। तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो वहाँ पे उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आती है, हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर हम और नई चीज़ें सीखते हैं तो फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती जाती हैं, ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म potentiation is a phenomena that suggests that potential for recalling learned tasks for experience. long term potentiation इसका मतलब है कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, कोई टास्क लर्न करते हैं, उसको ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, काफ़ी अरसे तक हम उसको याद करे रहें, यानी कि उस हमारे जहन में ये पोटेंशियल हो कि जो चीज़ हमने सीखी है या जो चीज़ हमने याद की है वो हमारे जहन के अंदर एक लॉन्गर टर्म तक रहे। मेमोरी स्टडीज़, यानी कि मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। मेमोरी कैपेसिटी इज़ मेड बाय मेमोरी स्पैन। मेमोरी की कैपेसिटी को किस तरह से हम मेयर करते हैं, मेमोरी स्पैन के ज़रिए, कि हम कितने टाइम स्पेन तक उस चीज़ को अपने जहन में बिठा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा टाइम स्पेन तक हम अपने जहन में किसी बात को बिठा सकेंगे उतनी ही हमारी मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। विच रेफर्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ पर्सन कैन करेक्टली रिपीट एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम, ठीक है। उस टाइम के 50% के हिस्से में हम कितना जल्दी या फिर कितनी अच्छी तरह से उस टास्क को रिपीट कर सकते हैं, या फिर जो हमने याद किया है उसको रिवाइज या फिर उसको दोबारा से बोल सकते हैं। विलियम जेम्स डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इवॉल्व इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। विलियम जेम्स ने जो है ना, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कहा था, उसको इसने क्या कहा था, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम ब्रेन लीजन पेशेंट्स। ब्रेन लीजन जिनके अंदर ब्रेन में कोई खराबी वगैरह होती है, इस तरह के पेशेंट्स को इन्होंने स्टडी किया था और प्रॉपर एविडेंस के साथ इसने जो है ना इनको क्या कहा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कहा था। कॉज स्टडी ऑफ पेशेंट HM डेमोन्स्ट्रेट द सेपरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम्स। इस पेशेंट को जब इसने स्टडी किया तो इसको ये पता लगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसके दरमियान क्लियर कट एंड डेमोन्स्ट्रेट, मतलब अच्छी तरह से सेपरेशन हुई हुई है, ठीक है। ये दोनों अलग तरह की मेमोरीज हैं। HM retained short-term memory but also lost ability to store new memories in the long-term memory. HM उस पेशेंट के नाम को शॉर्ट किया गया, ठीक है। तो उस पेशेंट को स्टडी किया इसने, तो इसको ये पता लगा कि इसने जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिटेन किया था, इसकी याददाश्त चली गई थी, ठीक है। तो इसने बाद में क्या किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी जल्दी आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसके स्टोर होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। डिवाइडिंग अप लॉन्ग टर्म स्टोर। रिसर्च ऑन amnesic patients revealed divisions within the long term store, यानी कि जब इन पेशेंट्स को स्टडी किया तो फिर ये पता लगा है स्टडीज़ में, एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्चेस में, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, लॉन्ग टर्म स्टोर जो है उसके अंदर भी डिविजन्स हैं, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स या कैटेगरीज आ सकती हैं, जिनमें से जिन स्टडीज़ के बेस पे जो है ना 3 पार्ट्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिवाइड किया है, एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है स्पेसिफिक इवेंट्स को रिकलेक्ट करना। किसी की बर्थडे थी तो वो आपको याद रहेगी, ठीक है। कहीं पे आपको कुछ हुआ था, आपने कोई इवेंट वगैरह में आप गए थे, कहीं पे पार्टिसिपेशन की थी, तो इस तरह के स्पेसिफिक इवेंट्स को की मेमोरी या उनकी यादें जहाँ पे स्टोर होती हैं उसको हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर जनरल नॉलेज होती है, ठीक है। अगर आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आपकी सेमेंटिक मेमोरी अच्छी है, नहीं अगर आपकी जनरल नॉलेज वीक है तो इसका मतलब है सेमेंटिक मेमोरी भी थोड़ी सी वीक है, आप इसको लेकिन इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जो कि स्किल्स और प्रोसीजर से रिलेट करती है। अगर आपकी स्किल्स ज़्यादा हैं तो मतलब ये कि आपकी प्रोसीजरल मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मेमोरी सिस्टम के अंदर एक सिस्टम आती है द डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी की कम्बिनेशन। एपिसोडिक मतलब इवेंट्स और सेमेंटिक मतलब जनरल नॉलेज।
तो इवेंट्स और जनरल नॉलेज की मेमोरीज़ को मिलाएंगे तो जो मेमोरी बनेगी उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर कॉन्शियसली एक्सेसिबल मेमोरीज़ होती हैं। ऐसी मेमोरीज़ होती है जिनको हम कॉन्शियसली एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्शियसली उनको याद कर सकते हैं। सपोज़ कोई आपसे पूछे ना कि उसकी बर्थडे पे क्या हुआ था, तो फिर आप जाके अपने जहन के अंदर प्रोसेस करेंगे, एक्सेस करके उस इन्फॉर्मेशन को, उस मेमोरी को निकालेंगे, फिर उसको बताएंगे कि उसकी बर्थडे पे ये हुआ था। तो मतलब ये कि इवेंट्स की मेमोरीज जो होती हैं वो एक्सेसिबल होती हैं, ठीक है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। Implications for second language learning. Understanding memory system can shed light on second language learning. Declarative memory plays a देखिए, जब हम मेमोरी को समझेंगे ना तो हम बायलिंगुअल्स और उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन को भी समझ पाएंगे। और इन स्टडीज़ के बाद हमें ये पता लगा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसकी डिक्लेरेटिव मेमोरी अच्छी होगी वो बायलिंगुअलिज्म में भी अच्छा होगा, क्योंकि डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स और फैक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी, जिसकी हमने अभी बात की थी, इट कम्स इन टू प्ले फॉर लैंग्वेज स्किल्स एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट। देखिए, लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी, ग्रामर और रूल्स और फैक्ट्स को देखेंगे तो वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में होंगी, और अगर हम लैंग्वेज की स्किल्स और फ्लुएंसी को देखेंगे तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में होगी। इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कैन लेवरेज दिस मेमोरी सिस्टम। अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अच्छी हैं तो मतलब आपकी इन मेमोरीज़ के अंदर भी ये मेमोरीज़ भी आपकी अच्छी होंगी, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी वही जो मैंने अभी बात की, लेकिन इसकी यहाँ पे थोड़ी सी रिपीटेशन की है। Declarative memory is type of long-term memory that involves the conscious recollection of facts, events, and knowledge. It can be further divided into semantic memory, which store general knowledge about the world, and episodic memory. वही बात जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फिर वोकेबलरी, बायलिंगुअल्स की जो वोकेबलरी होती है वो मोनोलिंगुअल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। तो उनकी वोकेबलरी कहाँ पे होती है? डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर होती है। कोड स्विचिंग यानी कि लैंग्वेज को स्विच करना एक ऐसी स्किल है जो कि हमारे किस मेमोरी से रिलेट करती है? डिक्लेरेटिव मेमोरी से रिलेट करती है। क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र, डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन फैसिलिटेट क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र वेयर नॉलेज और स्किल्स लर्न इन वन लैंग्वेज कैन बी बेनिफिट द लैंग्वेज ऑफ अनदर, ठीक है। यानी कि क्रॉस लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज के अंदर जो हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, कोई नॉलेज सीखते हैं, तो हम उसको दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकें या दूसरी लैंग्वेज में भी उसी नॉलेज को एज इट इज़ ट्रांसलेट या ट्रांसफ़र कर सकें। तो इस एबिलिटी को कहते हैं क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र, और ये एबिलिटी भी हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी से रिलेट करती है। लैंग्वेज डोमिनेंस, एक लैंग्वेज हमारी डोमिनेंट होती है जिसमें हम ज़्यादा प्रोफिशेंट होते हैं। तो लैंग्वेज डोमिनेंस भी हमारी किस मेमोरी से रिलेटेड है? डिक्लेरेटिव मेमोरी से रिलेटेड है। एज ऑफ एक्विजिशन, यानी कि किस एज तक हम एक्विजिशन कर सकते हैं। ये कहा जाता है ना कि शुरू वाले एजेस में जब आप बच्चों को एक्सपोजर देते हैं तो वो अच्छी तरह से लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन का एज है ये भी हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी के साथ रिलेटेड है, ये भी हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी पे अफेक्ट करता है। अगर बच्चों को शुरू वाले टाइम्स में ही लैंग्वेज दी जाती है ना, लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाता है, तो वो अच्छी तरह से लैंग्वेज लर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शुरू में एक्सपोजर की वजह से डिक्लेरेटिव मेमोरी अच्छी बन जाती है, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी, अब प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? यहाँ तक तो हमने ये बात की ना कि ये सारी चीज़ें डिक्लेरेटिव मेमोरी के साथ रिलेटेड हैं। अब देखेंगे कि प्रोसीजरल मेमोरी के साथ क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। प्रोसीजरल मेमोरी में ना ज़्यादातर प्रोसीजर्स और टास्क आते हैं कि हाउ टू डू वाली चीज़ें आती हैं। हाउ टू मेक टी वाली चीज़ कहाँ होगी? हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में होगी। हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन वाली चीज़ कहाँ पे होगी? हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में होगी। तो प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी में होते हैं। तो प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड फ्लुएंसी, हम लैंग्वेज प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं और फ्लुएंट किस तरह से। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको लैंग्वेज आती है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर फ्लुएंट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी डिक्लेरेटिव मेमोरी ठीक है लेकिन उनकी प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड फ्लुएंसी जो है वो हमारे प्रोसीजरल मेमोरी के साथ रिलेट करते हैं और इसके अंदर ग्रामर, सिंटैक्स, प्रोनाउंसिएशन वगैरह आ जाती हैं। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन भी प्रोसीजरल मेमोरी के साथ हमारे लिंक होते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनको वर्ड्स आते हैं, वोकैबुलरी भी आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, लेकिन फिर भी वो नेटिव लाइक एक्सेंट या नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी प्रोसीजरल मेमोरी पे ज़्यादा काम नहीं किया या फिर उनका प्रोसीजरल मेमोरी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेस, इंटोनेशन, हमने किस एक्सेंट में बात करनी है, लैंग्वेज के अंदर पैटर्न्स क्या हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेट करती हैं।
लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज को लर्न करना और एक्विजिशन एक्वायर करना, ये क्या है कि व्हेन लर्निंग न्यू लैंग्वेज प्रोसीजरल मेमोरी इज इंगेज्ड, जब हम नई लैंग्वेज लर्न करते हैं तो तब हमारी कौन सी लैंग्वेज मेमोरी इन्वॉल्व होती है, प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। बायलिंगुअल्स हु आर अकस्टम्ड टू लैंग्वेज लर्निंग में फाइंड इट ईजियर टू एक्वायर एडिशनल लैंग्वेज, ऐसे बायलिंगुअल्स हु आर अकस्टम्ड टू लैंग्वेज लर्निंग के जिनको लैंग्वेज लर्निंग के बारे में अकस्टम या उनको ज़्यादा पता है, एक्सपोजर वगैरह मिला है, उनका क्या होता है कि वो इजीली लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो डेवलप हुई हुई होती है। देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि जब आपको मतलब कोई प्रोडक्टिव काम करना हो या फिर कोई खुद के अंदर डेवलपमेंट लानी हो तो आप कोई नई लैंग्वेज सीखें। कहते हैं कि नहीं, ज़्यादातर वेकेशंस पे एड्स वगैरह भी आते हैं कि आप इस वेकेशन पे फारिग रहने से बेहतर है कि आप ये वाली लैंग्वेज सीखें, अरबिक सीखें, टर्किश सीखें, कोरियन सीखें। तो ये लैंग्वेज लर्निंग पे क्यों फोकस किया जाता है पर्सनल डेवलपमेंट में, क्योंकि जब हम लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी डेवलप होती जाती है। जब आप नया लैंग्वेज लर्न करेंगे, नई लैंग्वेज लर्न करेंगे तो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ट्रांसलेशन की ऑटोमेसिटी यानी कि आप कितना ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेट करती है। कोड स्विचिंग भी प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेट करती है, लेकिन पहले हमने पढ़ा था कि ये डिक्लेरेटिव मेमोरी से भी रिलेट करती है, तो मतलब ये कि ये दोनों से ही रिलेट करती है। कल्चरल एंड सोशल क्यूज, प्रोसीजरल मेमोरी ऑल्सो इंक्लूड्स लर्न बिहेवियर्स इन सोशल नॉर्म्स, यानी कि किसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना तो हमें ये पता होता है कि उस सोसाइटी के अंदर हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं। तो सोसाइटी के जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं वो भी हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में होते हैं। हैबिट फॉर्मेशन भी हमारी प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेट है। जब हमारी कोई नई हैबिट बनती है ना तो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर चेंजेस आती हैं, इसलिए नई हैबिट सीखते रहना चाहिए और अच्छी हैबिट सीखते रहना चाहिए ताकि हमारी प्रोसीजरल मेमोरी टाइम के साथ साथ डेवलप करे। वर्किंग मेमोरी, एक होती है वर्किंग मेमोरी, ये भी बाइलिंगुअलिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेर इंडिविजुअल्स रेगुलरली इंगेज विद 2 और मोर लैंग्वेजेस, जहाँ पे इंडिविजुअल जो होते हैं लैंग्वेज के साथ इंगेज कर रहे होते हैं, मतलब एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं। दिस कॉग्निटिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरली होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग मेमोरी जो है वो एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरली होल्ड करते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि क्लास में टीचर समझाए तो हमें समझ आती है लेकिन वो बाद में हमें याद नहीं होती, वो हम भूल जाते, मतलब हमारे जहन से वो गायब हो जाती है। तो मतलब ये कि वो हमारी वर्किंग मेमोरी में गई थी लेकिन उसको हमने अपनी दूसरी मेमोरी के अंदर इंटर होने नहीं दिया, मतलब ये कि उसको हमने रिकॉल नहीं किया, नोट नहीं किया, लिखा नहीं या उस पर फोकस नहीं किया। तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी, ठीक है। The ability to maintain one language while inhibiting inference from the other ensures seamless language transitions. Working memory also aids in word retrieval, allowing bilinguals to access appropriate vocabulary in target language. ये वर्किंग मेमोरी जो है इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर वोकेबलरी अपने जहन से ढूंढ सकते हैं, या फिर मैंने जो पहले कहा था ना कि किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम एक लैंग्वेज को मेंटेन करते हैं, दूसरी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड है। और फिर ये जो है ना कॉग्निटिव कंट्रोल को भी इनेबल करती है कि हम किस तरह से लैंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को अपने जहन के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाइलिंगुअल्स में इवन साइमल्टेनियसली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ लैंग्वेज। बाज़ बाइलिंगुअल्स के अंदर ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर एट अ टाइम दोनों इन्फॉर्मेशन को, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ये भी वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टडीज़ और रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि ऐसे बाइलिंगुअल जिनकी वर्किंग मेमोरी इन्हेंस्ड है, यानी कि वर्किंग मेमोरी जिनकी अच्छी है, एज द कंट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूअस लैंग्वेज स्विचिंग एंड मैनेजमेंट एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथन देयर कॉग्निटिव सिस्टम। ऐसे बाइलिंगुअल्स जिनका क्या है कि जिनकी वर्किंग मेमोरी ज़्यादा अच्छी है या फिर वर्किंग मेमोरी इन्हेंस्ड है, उनका क्या होता है कि वो लैंग्वेज स्विच ईजिली कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज वगैरह अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव सिस्टम्स भी स्ट्रेंथन होती हैं। Ultimately, working memory's involvement in bilingualism highlights the intricate and dynamic interplay between language processing and cognitive mechanism. जब bilinguals के अंदर working memory की बात करते हैं तो bilinguals की working memory से यह मुराद है कि बाइलिंगुअल जो है वो किस तरह से लैंग्वेज के दरमियान इंटरप्ले कर रहे हैं और कॉग्निटिव मैकेनिज्म क्या यूज़ हो रही है उनकी लैंग्वेज में। तो बाइलिंगुअल्स एंड देयर एपिसोडिक मेमोरीज, इसमें जो है ना रेमिनिसेंस बम्प, साइकोलॉजिकल फिनोमेना वेयर, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, हाइटन एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज, यानी कि अपने एडोलसेंस में, अपने एडल्टहुड से मेमोरीज़ को अच्छी तरह से रिकॉल कर सकते हैं। ये कहा जाता है रेमिनिसेंस बम्प का मतलब ये है कि एज 10 से एज 30 तक जो हमारी मेमोरीज़ होती है उनको हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। एज 10 से पहले वाली और एज 30 के बाद वाली मेमोरीज़ को हम इजीली रिकॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको की पीरियड भी कहा जाता है। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बम्प्स, यानी कि
हमारी जो मेमोरीज़ को रिकॉल करने की जो एबिलिटी है इसके लिए उसको जो है ना यूनिवर्सल फिनोमेना भी है कि एज 10 से 30 तक मेमोरीज़ ज़्यादा याद होती हैं। बाकी फैक्टर्स कौन कौन से, इंकोडिंग एंड कंसोलिडेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बाम्स, यूनिवर्सल नेचर, तो इनको आप सिंपल तरह से याद कर लें। फिर वहीं बात डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसकी हमने पहले बात करी थी, इसके अंदर सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी आती है। प्रोसीजरल मेमोरी की भी हमने बात की। एफेजिया का मतलब है टोटल या पार्शियल लॉस हो जाना। एबिलिटी टू स्पीक, हमें जो बोलने की एबिलिटी है उसका या पार्शियल लॉस हो जाना या टोटल लॉस हो जानी, या किसी इंजरी या डिजीज़ वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इतने केसेस आते हैं। ईयरली रिकवरी कैसे होती है, बाज़ दफ़ा पैरेलल रिकवरी होती है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस सेम तरह से हम रिकवर कर सकते हैं आफ्टर याददाश्त जैसे कि खो जाती है, तो याददाश्त खो जाने के बाद दोनों लैंग्वेजेस को सेम पैटर्न में रिकॉल या रिकवर करें। डिफरेंशियल रिकवरी का मतलब है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंट डिग्री होती है कि हम किस डिग्री में उस लैंग्वेज को रिकवर करें। सक्सेसिव रिकवरी का मतलब है एक लैंग्वेज जब पूरी तरह से रिकवर होगी तभी दूसरी लैंग्वेज की रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर द अदर। ठीक है। एंटागोनिस्टिक रिकवरी का मतलब है जब एक लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है तो दूसरी लैंग्वेज लॉस हो जाती है। एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब विलन, जिसको ज़्यादातर लिटरेचर में कहा जाता है ना, तो एक लैंग्वेज दूसरे के लिए विलन का काम करता है कि अगर आप आओगे तो मैं जाऊँगा, या मैं रहूँगा या आप रहोगे। तो एक लैंग्वेज क्या करती है, एक लैंग्वेज जब इंप्रूव होती है तो दूसरी लैंग्वेज लॉस हो जाती है। ठीक है। सेलेक्टिव रिकवरी, द पेशेंट डजंट रीगेन एंड रिकवरी ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेज। सेलेक्टिव का मतलब है कि दोनों लैंग्वेजेस में से सेलेक्टिवली एक लैंग्वेज रिकवर होती है जबकि दूसरी लैंग्वेज रिकवर नहीं होती है। ब्लेंडेड रिकवरी, इसमें जो है ना चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस की चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, अटरेंसेस, वोकैबुलरी, मीनिंग्स वगैरह ब्लेंड हो जाती हैं। दोनों लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके ये पेशेंट जब ब्लेंडेड रिकवरी में जाता है तो दोनों लैंग्वेजेस को मिला के बोलता है, एक वर्ड एक लैंग्वेज से, दूसरा वर्ड दूसरी लैंग्वेज से, तो इस तरह मिला के ना ब्लेंडेड से उनकी लैंग्वेज बन जाती है। Patterns of recovery. In these cases, patient doesn't recover his or her main language immediately, but begins recovery by speaking a language. अच्छा, ये ना पैराडॉक्सिकल रिकवरी है। ठीक है, ऊपर पैटर्न्स ऑफ रिकवरी है, इसके बाद एक हेडिंग लगानी थी पैराडॉक्सिकल एफेजिया या फिर पैराडॉक्सिकल रिकवरी, वो मैंने नहीं लगाई है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि पैराडॉक्सिकल रिकवरी इस तरह की रिकवरी होती है जहाँ पे पेशेंट क्या करता है, begins to recover by speaking a language the patient has been exposed, यानी कि उसका लैंग्वेज लॉस हो गया। ठीक है, उसकी याददाश्त चली गई या फिर लैंग्वेज की एबिलिटी वो चली गई, तो उसके बाद वो उस लैंग्वेज को सीखता है जिसका उसे एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, सपोज़ वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में वो जिस लैंग्वेज को सुनेगा ना वहीं बोलेगा। इस तरह का पेशेंट जो कि पैराडॉक्सिकल एफेजिया से गुजरा है या फिर जिसकी पैराडॉक्सिकल रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो ये बस ईजी और सिंपल पैटर्न्स हैं, इनको आप याद करें। दैट्स ऑल अबाउट साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड बाइलिंगुअलिज्म। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद अल्लाह हाफिज़।